नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे आपके लेसन नंबर 6 के अंतिम पार्ट की, और वो है पार्ट नंबर 12। इस वीडियो में आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं आज महत्वपूर्ण दो टॉपिकों की, और दोनों ही परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण हैं। एक तो टॉपिक हम लोग अभी पढ़ेंगे HGP, शॉर्ट में नाम है, अभी विस्तार से बात करेंगे लास्ट 10 मिनट। और एक पढ़ेंगे DNA फिंगरप्रिंटिंग। दो शब्द हैं, मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है ना। दोनों की विस्तार से बात इस वीडियो के अंदर करेंगे। बाद में आपका ये अध्याय 6 नंबर, जो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर बोल सकते हो आपके पूरे सिलेबस का, और सबसे ज़्यादा नंबर का भी था, इसीलिए इसमें ज़्यादा पार्ट जो है वो बने। एक एक बात इसकी महत्वपूर्ण है, जिसको हमने अच्छी तरह से समझ लिया था। बात करते हैं सबसे पहले HGP की। टॉपिक का नाम है आपके मानव जीनोम परियोजना। मानव जीनोम परियोजना इंग्लिश में बोला जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसलिए इसको शॉर्ट में बोलते हैं HG और P, ठीक है। मानव जीनोम परियोजना। प्यारे बच्चों, मानव जीनोम परियोजना की बात करेंगे तो मानव का तो पता है, मानव, ठीक है। जीनोम क्या होता है? परियोजना किसी प्रकार के कोई भी प्रोजेक्ट होता है, उसे बोला जाता है। बात करते हैं जीनोम की, कि जीनोम किसे कहते हैं। सबसे पहले जो मुख्य टॉपिक है वो जीनोम का है, कि जीनोम जो है वो किसे कहा जाता है। देखिए, जीनोम की बात करते हैं तो गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्रों के एक अगुणित समुच्चय को क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। गुणसूत्रों के अगुणित जो समुच्चय होता है, गुणसूत्रों का अगुणित समुच्चय जो होता है, उसे क्या बोला जाता है? जीनोम बोला जाता है। अर्थात जीव की जीनी संरचना को ही क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। किसको? जो जीनी स्ट्रक्चर होती है, जीनी संरचना होती है, उसको क्या बोला जाता है? जीनोम जो है वो कहा जाता है। हम लोग किसी भी जीव की जब आनुवंशिक व्यवस्था की बात करते हैं तो उसके DNA में कितने जो है, उसके DNA में मिलने वाले जो अनुक्रम है, उनसे निर्धारित होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में मिलने वाला DNA अनुक्रम है, वो कुछ जगहों पर क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। सन 1990 में, कब? सन 1990 में संपूर्ण मानव के जीनोम जो है, उसके अनुक्रमों को ज्ञात करने के लिए एक योजना प्रारंभ की गई थी। कब? सन 1990 में संपूर्ण मानव के जो जीनोम है, इसके अनुक्रमों को ज्ञात करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई थी, जिसे क्या बोला जाता है? मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोला जाता है, या इसको बोला जाता है महापरियोजना, या इसको क्या बोल सकते हो? महापरियोजना बोल सकते हो, या इसको बोल सकते हो मेगा प्रोजेक्ट, या इसको क्या बोल सकते हो? मेगा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। मेगा प्रोजेक्ट क्या हुआ? मानव के जीनोम के अनुक्रमों को ज्ञात करने के लिए जो परियोजना शुरू की गई, उसे क्या बोला जाता है? मानव जीनोम परियोजना, या HGP जो है वो कहा जाता है। इसके लक्ष्यों की बात करें कि इसके टारगेट्स जो थे वो क्या थे, एम जो थे वो क्या थे, HGP के जो लक्ष्य हैं वो क्या थे। तो देखिए, पहला तो ये लक्ष्य था मुख्य, कि मानव में DNA में पाई जाने वाली, मानव का जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल है, उसमें पाई जाने वाली जो 20 से 25 हजार जीन है, उनको ज्ञात करना। 20 से 25 हजार जीनों को क्या करना? ज्ञात करना। दूसरी अगर बात करें तो मानव DNA को बनाने वाले 3 बिलियन रासायनिक क्षार युग्मकों के अनुक्रमों को ज्ञात करना। DNA में क्या होते हैं? नाइट्रोजन क्षार होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजन क्षार होते हैं। और हमने DNA के एक कुंडलन में बात की थी, कितने होते हैं? 10 होते हैं। इस प्रकार मानव DNA को बनाने वाले लगभग 30 खरब, लगभग कितने? 30 खरब या 3 बिलियन बोल सकते हो। क्या? 3 बिलियन जो क्षार युग्म है, उनके अनुक्रम को क्या करना? ज्ञात करना। तीसरा मुख्य उद्देश्य ये था कि
जो ये दोनों जानकारियां हैं, जीनों को ज्ञात करना और इनके 4 युग्मों को, अनुक्रमों को क्या करना, ज्ञात करना, इनके आंकड़ों को सही तरीके से संग्रहित करना, इनके आंकड़ों को क्या करना, संग्रहित करना। 4 नंबर अगर बात करें तो संबंधित तकनीकों को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करना, जैसे उद्योगों के अंदर। 5वां अगर बात करें तो आंकड़ों के विश्लेषण हेतु नई तकनीक में सुधार करना, जो आंकड़े हैं उनके विश्लेषण हेतु नई तकनीक का क्या करना, सुधार करना। इसके अलावा अगर बात करें तो योजना से उठने वाले जो नैतिक, कानूनी व सामाजिक मुद्दों के बारे में विचार करना। ठीक है, ये मुख्य कुछ आपके 6 जो है इसके एम दिए हुए हैं। एचजीपी के क्या दिए हुए हैं, 6 एम जो है वो दिए हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये मानव जीनोम परियोजना है, ये 13 वर्ष की थी, अर्थात 2003 के अंदर कंप्लीट हुई थी, क्योंकि 1990 से स्टार्ट हुई थी और 2003 में ये समाप्त होती है। तो कितने वर्ष का समय लगा, 13 वर्ष का। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, मानव जीनोम परियोजना में कितने वर्ष लगे थे, तो 13 वर्ष की ये परियोजना थी, जिसे अमेरिकी ऊर्जा विभाग व राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के द्वारा सहयोग प्राप्त था। बाद में दूसरे देश भी थे इसमें, जापान, चीन व और भी कुछ देश थे जिन्होंने इसमें क्या किया था, सहयोग जो है वो किया था। तो अंत बात अगर करें तो ये कब पूरी हुई थी, विभिन्न देशों के सहयोग से 2003 में क्या हुई थी, समाप्त हुई थी या पूरी हुई थी। परियोजना के अध्ययन से अगर हम लोग बात करें तो विभिन्न व्यक्तियों में मिलने वाले डीएनए की विभिन्नताओं की जानकारी से मानव में मिलने वाली हजारों अनियमितताओं के बारे में पहचानने से मानव में मिलने वाली जो अनियमितताएं हैं उनको आसानी से करने व रोकने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। इसके अलावा बात करें तो मानव जीव विज्ञान के सुरागों को समझने में भी ये काम आता है। किसको, मानव जीव विज्ञान के सुरागों को समझने में भी ये काम आती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो अमानवीय प्रतिरूपों जैसे जीवाणु, ईस्ट, इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम दिए, ड्रोसोफिला है, पौधा है, धान का पौधा है, आदि के अनुक्रमों के बारे में भी। भाई कहने का मतलब है जीवों के जो जीन है उनके 4 युग्म है, उनके अनुक्रमों को पहचानने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होती है। किसके द्वारा, एचजीपी के द्वारा। किसके द्वारा, एचजीपी के द्वारा। बात करते हैं इसके कार्य प्रणाली की, तो इसमें मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। इसकी अगर मेथड की बात करें तो इसमें कितने तरीके हैं, 2 तरीके शामिल हैं। एक तो अगर बात करें तो प्रथम प्रयास में उन सभी जीनों को ज्ञात करना होता है जो आरएनए के रूप में व्यक्त होते हैं। किसके रूप में व्यक्त होते हैं, आरएनए के रूप में व्यक्त होते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जीवों में मिलने वाले जीनोम के सभी केंद्रित व अकोडित अनुक्रमों की जानकारी प्राप्त कर अनेक कार्यों को क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। भाई कोडिंग एंड नॉन कोडिंग के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है, जिसे अनुक्रम टिप्पण कहा जाता है। क्या बोला जाता है, अनुक्रम टिप्पण कहा जाता है। इसके अध्ययन के लिए अगर बात करें तो कोशिका के संपूर्ण डीएनए को विलगित किया जाता है। जो संपूर्ण डीएनए होता है कोशिका के अंदर उसको अलग किया जाता है। क्या किया जाता है, उसको अलग किया जाता है और उसे छोटे छोटे खंडों में तोड़कर क्या किया जाता है, उनसे इसका जो है वो प्राप्त किया जाता है और बाद में उसको परपोसी के अंदर भेजा जाता है। एक शब्द दिया हुआ है आपके, आतिथ्य, इसका मतलब क्या होता है, होस्ट, अर्थात परपोसी के अंदर उसको क्या किया जाता है, भेजा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अंदर जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र या फिर बोल सकते हो ईस्ट कृत्रिम गुणसूत्र जो है वो भी मुख्य रूप से आते हैं। एक तो बीएसी और एक आता है वाईएसी। ठीक है, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ये होगा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, ये दोनों शब्द भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बताई। ठीक है, इसके अलावा ये क्या काम आते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं की, कि इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या थी। बाकी और भी बहुत कुछ दिया हुआ है जो आप लोग नोट्स के अंदर पढ़ सकते हो। मुख्य विशेषताएं, मुख्य विशेषताओं में अगर बात करें तो मानव जीनोम में अगर बात करें तो 3164.7 करोड़, कितना, 3164.7 करोड़ न्यूक्लियोटाइड क्षार मिलते हैं। क्या मिलते हैं, न्यूक्लियोटाइड
टाइड जो क्षार हैं वो मिलते हैं। कितने? 3164.7। अगर बात करें औसतन जीन में तो 3000 क्षार मिलते हैं। औसतन जीन में कितने मिलते हैं? 3000, क्योंकि लगभग 20 से 25,000 जीन होती हैं, तो लगभग प्रत्येक जीन में कितने मिलते हैं? 3000 जो क्षार हैं वो मिलते हैं। परंतु इनके आकार में क्या होती है? विभिन्नताएं होती है, सभी एक जैसे नहीं होते। इसके अलावा बात करें मानव में ज्ञात सबसे बड़ी जीन, इसका नाम है, याद रख लेना इसको, सबसे बड़ी जीन की अगर बात करें तो वो है डिस्ट्रोफिन। कौन सी है? डिस्ट्रोफिन, जिसमें लगभग 2.4 करोड़ क्षार मिलते हैं। अकेले इस जीन में कितने क्षार मिलते हैं? औसतन 3000, लेकिन इस अकेली जीन में डिस्ट्रोफिन जीन के अंदर कितने क्षार युग्म मिलते हैं? 2.4 करोड़ क्षार युग्म जो है वो मिलते हैं। सभी मनुष्य में लगभग 99.9% क्षार लगभग समान पाए जाते हैं। कितने? 99.9% क्षार जो है वो क्या पाए जाते हैं? समान पाए जाते हैं। 2% से कम जीनोम जो है वो प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं। कितने? 2% से कम क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं। किसका? जीनोम प्रोटीन का क्या करते हैं? कूट लेखन जो है वो करते हैं। मानव जीनोम के बहुत बड़े भाग का निर्माण जो है वो पुनरावर्ती अनुक्रम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पुनरावर्ती अनुक्रम द्वारा होता है। इसके अलावा भी अगर बात करें तो बहुत सारे हैं, जैसे वैज्ञानिकों ने मानव में लगभग 1.4 करोड़ जगह पर अलग से गहरा क्षार, जिसे सिनेप्स कहा जाता है, इसका भी पता लगाया। किसका? सिनेप्स का। सिनेप्स का भी वैज्ञानिकों ने क्या किया है? पता लगाया है। अब बात करते हैं, ये तो विशेषताएं हो गई, कुछ विशेषताएं और भी हैं, इनको आप एक बार देख लेना। अब बात करते हैं उपयोग एवं भविष्य की चुनौतियां। भाई इस HGP के उपयोग एवं भविष्य की चुनौतियों में क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें क्या होगा? DNA अनुक्रमों की जानकारी प्राप्त होने से जैविक तंत्र को समझने में क्या होती है? आसानी होती है। इसके अलावा पूर्व में जो शोधकर्ता है एक समय पर एक या कुछ ही जीन के विषय में अध्ययन कर पाते थे, लेकिन जब HGP पूर्ण रूप 2003 के अंदर पूर्ण हो गई थी, उसके बाद में इसको क्या किया जा सकता है? तकनीकों के आधार पर व्यापक स्तर पर और व्यवस्थित ढंग से जटिल समस्याओं को आसानी से सुलझाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें अब मानव जीनोम के बारे में, मानव जीनोम परियोजना के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको आप लोग ध्यान में रखना। वो बातें कौन कौन सी हैं? देखो, HGP से संबंधित आपकी किताब में भी दी हुई हैं, इनको मैं लास्ट में नोट लगा के मैंने नोट्स के अंदर लिखा है। पहली, मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ क्षार युग्म मिलते हैं। ठीक है, ये तो बता दिया, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। 3 × 10⁹ क्षार युग्म मिलते हैं। यदि अनुक्रम जानने के लिए प्रति क्षार, अगर हमें अनुक्रम जानना हो क्षार का, क्या जानना हो? अनुक्रम, तो प्रति क्षार $3 खर्च होते हैं। $3 जो है वो खर्च होंगे। कितने? 3। आज लगभग 70-75 के एक डॉलर का जो प्राइस है वो लगभग 70-75 के बीच है, करेक्ट तो मुझे नहीं पता कितना है, तो लगभग कितने हो गए? 210 या 15 रुपए के करीब एक क्षार अनुक्रम को जानने में लगते हैं। तो टोटल कितने हैं? 3 × 10⁹ अगर इस तरीके से हम अगर बात करें, पूरी योजना पर खर्च होने वाली लागत जो है वो लगभग 9 बिलियन, ध्यान से सुनना इसको, 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, टोटल अगर इन सब की बात करें, एक पे कितना? $3, और लगभग इस पूरे जीनोम के बारे में अगर जानना हो तो 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो खर्च होगा। प्राप्त अनुक्रमों को एक टंकणित के रूप में किताब में संग्रहित किया जाए तो, भाई अगर इसको बुक के अंदर संग्रहित किया जाए तो, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर एक पेज पर अगर 1000 क्या आएंगे? अक्षर हों। भाई अगर हम बुक के अंदर बात करें कि इसके जो है पूरी मानव जीनोम परियोजना की बुक अगर छापी जाए क्षार युग्म के अनुक्रम की, तो अगर एक पृष्ठ पर कितने अक्षर हों? 1000 अक्षर हों। एक पृष्ठ पर अगर 1000 अक्षर हों तो इस प्रकार से लगभग 1000, एक किताब के अगर बात करें तो 1000 पृष्ठ होंगे। ठीक है, और एक पृष्ठ पर 1000 अक्षर होंगे, और अगर इस तरह बात करें तो कुल 3300 किताबों की आवश्यकता पड़ेगी। भाई एक पेज पे कितने होंगे अक्षर? 1000, और एक किताब कितने पृष्ठों की होगी? कितने? 1000 पृष्ठ होंगे, और इस प्रकार से कितनी पुस्तकों की आवश्यकता पड़ेगी?
3,300 किताबों की जो है वो आवश्यकता पड़ेगी। HGP के बारे में जानकारी, जीव विज्ञान के इस नए क्षेत्र का तेजी से विस्तार जो है वो संभव हो पाया है, इसलिए इसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोला जाता है, या हिंदी में बात करें तो जैव सूचना विज्ञान जो है वो कहा जाता है। यह आपके था मानव जीनोम परियोजना। अब एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, छोटा सा है लेकिन उसमें थ्योरी ज्यादा है, जो आप लोग पढ़ लेना। डीएनए अंगुली छापी, इंग्लिश में बोलते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ओके, ये है। इसकी अगर बात करें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की, ये क्या होती है, तो इसको ध्यान से सुनना। आपको एक एक बात हम बात करेंगे। मनुष्य में मिलने वाले 4 अनुक्रम है वो लगभग 99.9% क्या है? समान है। 99.9% क्या है? समान है। फिर भी 2 व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंतर। 99.9% तो समान है, लेकिन फिर भी 2 व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। और इस अनुक्रमों के अंतर को, जो ये अंतर होता है, इसको अंगुली छापी द्वारा सरलता से देखा जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा क्या किया जा सकता है? आराम से देखा जा सकता है। अब ये अंतर जो है वो इसके द्वारा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा आसानी से इसको क्या है? समझा जा सकता है। इसलिए अगर उद्देश्य की बात करें तो 2 व्यक्ति या किसी जनसंख्या के लोगों के बीच आनुवंशिक विभिन्नता का पता लगाया जाता है और सदैव डीएनए अनुक्रम द्वारा ही किया जाता है। डीएनए अनुक्रम में जो अंतर है, डीएनए अनुक्रम में जो अंतर होता है, डिफरेंस जो होता है, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं? आसानी से लगा सकते हैं। और यह अंतर जो है उनमें कि ये डीएनए उस व्यक्ति का है या नहीं है, इसके बारे में हमें पता करवाता है। इन व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों के बीच तुलना करने के लिए यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे अच्छी तकनीक है। ठीक है। अब अगर बात करें तो इसमें कि ये किस प्रकार से होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो इसमें सर्वप्रथम तो जिस व्यक्ति की हमें फिंगरप्रिंटिंग करनी होती है, जिस व्यक्ति की क्या करनी होती है? फिंगरप्रिंटिंग करनी होती है, उसका क्या लिया जाता है? उसका डीएनए सैंपल लिया जाता है। क्या लिया जाता है? डीएनए सैंपल जो है वो लिया जाता है। सबसे पहले उसका क्या लिया जाता है? डीएनए सैंपल जो है वो लिया जाता है। इसके लिए डीएनए सैंपल के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि ताज़ा खून ले सकते हैं, कई वर्षों पुराने रक्त के धब्बे हैं वो ले सकते हैं, कपड़ों पर लगे वीर्य, भाई बलात्कार जैसी समस्याओं का पता लगाने के लिए वीर्य, इसके अलावा योनि स्राव, बाल या मृत व्यक्ति के बाल, उत्तक, मृत हड्डियां आदि का उपयोग किया जा सकता है। भाई डीएनए सैंपल के अंदर अगर प्रश्न पूछा जाए निम्न में से डीएनए सैंपल के रूप में काम में नहीं लिया जाता, तो जो अभी मैंने बताए हैं वो काम में लिए जाते हैं। अब व्यक्ति के डीएनए सैंपल को रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियेज हम आगे पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ये एंजाइम होते हैं जो डीएनए को काटने का काम करते हैं। रेस्ट्रिकेशन प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इनको बोला जाता है। इनके द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है? ये डीएनए सैंपल के साथ मिलाया जाता है और बाद में ये डीएनए को क्या कर देते हैं? काट देते हैं। इसे डीएनए विलगन कहते हैं। डीएनए क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। अब डीएनए को एक विधि होती है डीएनए को अलग करने की, तो वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये एक विधि होती है, इसके द्वारा डीएनए को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है और अलग करके बाद में उन डीएनए को डीएनए प्रोब द्वारा, किसके द्वारा? डीएनए प्रोब द्वारा। डीएनए प्रोब होते हैं जो डीएनए को अपने डीएनए को पहचानते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? डीएनए प्रोब। इनके द्वारा उनको क्या कर लिया जाता है? पहचान कर अलग कर लिया जाता है। अब उनमें क्या होती हैं? पट्टिकाएं निर्मित होती हैं। क्या निर्मित होती हैं? पट्टिकाएं निर्मित होती हैं, जिन्हें ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचाना जाता है। किसके द्वारा? ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचाना जाता है। अब ये जो विभिन्न प्रकार की पट्टियां प्राप्त होती हैं, इस प्रकार से
इन पट्टियों को ही फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इनको होता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए को डीएनए प्रोब द्वारा पहचान लिया गया, अलग कर लिया गया, उसके बाद में पट्टियों का निर्माण होता है, उन्हीं को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के ये फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। ये प्रयोग एकदम विश्वसनीय होता है और वो इसलिए होता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति की फिंगरप्रिंटिंग दूसरे से मेल नहीं करती। जितने भी मनुष्य हैं या व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो दूसरे से मैच नहीं करती है, इसलिए ये बिल्कुल क्या है, विश्वसनीय होता है। इसलिए ये इसको क्या माना जाता है, विश्वसनीय माना जाता है। अपराध जैसी प्रवृत्ति या जैसे बलात्कार जैसी घटनाओं या इसके अलावा पैतृकता संबंधी घटनाओं आदि का पता लगाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को काम में भी लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये टॉपिक थ्योरी में तो ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन इनसे प्रश्न जो है वो या तो पूरा बड़ा पूछा जाता है या फिर छोटा पूछा जाता है। इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है 6 नंबर, थोड़ा सा हार्ड भी है ये चैप्टर, इसको आपको एक एक बात को समझना पड़ेगा और आराम से वीडियो देखकर आपको नोट्स जो है वो बनाने होंगे। तो ये चैप्टर भी आपका पूरा हो जाता है। इसके बाद में